तो बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, वो है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, इसी तरह से हम करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली एंड इंडक्टेंस ओनली। तो सबसे पहले बात करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। यहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू पूछे जाते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं वो आपको मैं भी बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक सर्किट कंसीडर करा जिसमें ओनली क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है ओनली, और यहाँ पे हमारे पास एक एसी सोर्स है। ये रेजिस्टेंस है आर और ये एसी सोर्स है जिसकी ईएमएफ है ई। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर द अल्टरनेटिंग ईएमएफ supplied is जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ सप्लाई करी है दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आ गई फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, एसी है तो इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो सपोज किसी टाइम के ऊपर हमारे पास करंट यहां से फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो कितना होगा, सो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस आर इज इक्वल टू वो कितना हो जाएगा, आई इंटू आर। ठीक है, अभी जो आई इंटू आर होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस ईएमएफ, राइट। सो आई आर मस्ट बी इक्वल टू दिस ईएमएफ एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। So from here we can find out the value of I. That will become E naught sin omega t divided by R. Clear है? अब E naught by R ये क्या बन जाएगा अगेन, करंट V is equal to IR and I is equal to V by R. Again, clear है? This will give us the value of I naught. So I is equal to I naught sin omega t. So this is the value of current that flown in this circuit. Clear है? इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, where I naught is equal to E naught by R. That is the maximum value of current. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो ध्यान रखना है बच्चों, आपको न्यूमेरिकल में आपको दिया होगी मैक्सिमम पीक वैल्यू दी होगी ईएमएफ की। तो आपको पूछना, आपके हिसाब से पूछा होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट एट दिस टाइम। कोई एक इंस्टेंट ऑफ टाइम दिया होगा, वहां पे आपको करंट की वैल्यू निकालनी। तो वहां पे आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आई नॉट निकालना पड़ेगा। आई नॉट किस तरह से निकालोगे, ई नॉट बाई आर करके। क्लियर है? तो इस तरह से आपके ऊपर यहां से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों किसमें है, सेम फेज में है। सो बाय इक्वेटिंग या बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 we can say that AC in AC circuit resistance say that the voltage and current are in the same phase, दोनों किसमें है, सेम फेज में है। कब, जब सर्किट में क्या होगा, ओनली रेजिस्टेंस लगा होगा। तो ये भी हमसे कई बार पूछा जाता है कि अगर एसी सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो फेज डिफरेंस कितना होगा वोल्टेज के बीच में और करंट के बीच में। तो ये भी आपको कैलकुलेट करने को पूछा जा सकता है। तो आप बता दोगे कि दोनों की फेज डिफरेंस कितना है, 0, क्योंकि दोनों किसमें सेम फेज में मूव कर रहे हैं। इसके बाद हम इनके लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ फेजर डायग्राम क्या होती है और किस तरह से हम उनको ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम किसके लिए, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, उसके लिए। सो फेजर होता क्या है, रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी वेरिंग साइनोसोइडली विद टाइम। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी जो साइनोसोइडली वेरी कर रही है किसके साथ, टाइम के साथ। जिस रोटेटिंग वेक्टर के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फेजर कहते हैं। और जब हम इसको एक डायग्राम के फॉर्म में बना देते हैं तो ये क्या बन जाती है,
फेजर डायग्राम बन जाती है। क्लियर है? तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे करंट की और ईएमएफ की। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से। यहां पे हमने एक रोटेटिंग वेक्टर लिया है और ये जो वेक्टर है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओमेगा टी ये इसका एंगल है। यहां पे ये वैल्यू थी आई नॉट की और ये वैल्यू है किसकी, ईएमएफ की। ठीक है, सो जब भी हम फेजर डायग्राम बनाएंगे तो उसमें जो पीक वैल्यू होगी अल्टरनेटिंग करंट की उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई नॉट से, और जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ की पीक वैल्यू होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई नॉट से। ठीक है, और ये जो है हमारे पास ये क्या है, फेजर है, इसको हम क्या कहेंगे, फेजर कहेंगे, जो कि इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो हो गया एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जो लेंथ होगी एरो की वो क्या बता रही है हमें, मैक्सिमम वैल्यू बता रही है किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की और अल्टरनेटिंग ईएमएफ की। क्लियर है? अगर हम यहां से प्रोजेक्शन लेते हैं, दोनों की प्रोजेक्शन लेते हैं किसी भी एक टाइम के ऊपर, ठीक है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा उस क्वांटिटी की। क्लियर है? अब अगर यहां पे तो दोनों का जो एंगल है वो दोनों का ओमेगा टी है। सपोज अगर यहां पे कुछ डिफरेंस होता, आई नॉट यहां ना होके यहां होता आई नॉट, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल होता। ठीक है, उस जो एंगल दोनों के बीच में होगा वो क्या बताएगा, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस बताएगा। ठीक है, और जब यहां पे अल्टरनेटिंग करंट है, सॉरी, जब हमारे पास ओनली क्या है सर्किट में, रेजिस्टेंस है, उस केस में दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है तो दोनों किसमें होंगे, सेम फेज में चलेंगे। तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है? दोनों के बीच में फेज एंगल कितना होगा, 0 होगा। ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ई नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू है फेज की दी हुई हमें, उसको हम लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये दोनों की मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है? इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब आप यहां से क्या करोगे, फेज इनके ऊपर डालोगे। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक डायग्राम बनानी है दोनों के लिए। दोनों किसमें चल रहे हैं, सेम फेज में मूव कर रहे हैं। तो ये पहले आ जाएगा ई की वैल्यू, ये ई के लिए हमने डायग्राम बना ली। दूसरा किसके लिए आएगा, आई के लिए आएगा। तो आई की जो वैल्यू होगी वो इससे थोड़ी सी कम है। इसके बिल्कुल प्रोजेक्शन में बनाना, थोड़ा सा ही थोड़ा आगे हो गया, इसके बिल्कुल प्रोजेक्शन में बनाएंगे इसको हम इस तरह से। तो ये जो डॉट वाली लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, करंट को, और ये जो सॉलिड वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है ईएमएफ को। ठीक है, यहां पे ये है ओमेगा टी, मतलब जब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू करेगा तो देखो यहां पे होगा तो ये 0 पे, यहां पे दोनों पहुंचेंगे तो यहां पे, जब दोनों यहां पे पहुंच जाएंगे कि जब दोनों की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन यहां पहुंच जाएगी मैक्सिमम वैल्यू आकर के। ठीक है, जब ये फेज यहां पहुंच जाएगा तो ये यहां पहुंच जाएगी। जब ये फेजर यहां पहुंच जाएगा तो मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। जब ये फेजर यहां पहुंच जाएगा तो ये यहां पहुंच जाएगी। जब ये फेजर यहां पहुंचेगा तो ये वैल्यू यहां पहुंचेगी, और जब ये फेजर यहां पहुंचेगा अगेन जाके तो ये वैल्यू यहां पहुंच जाएगी और एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से जो है एसी और एसी में जो जब हमारे पास सिर्फ रेजिस्टेंस होगा तो इस तरह से उनकी फेजर डायग्राम बनेगी और इस तरह से ये रोटेट करेंगे। क्लियर हुआ?